यस। तो बच्चों हम लोग हेडिंग लेते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फर्स्ट आपका चैप्टर है, इसमें पीरियड टेबल के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बेसिकली पहले मैं बताता हूँ पीरियड टेबल के बारे में, कुछ बेसिक लाइंस में एक्सप्लेन करता हूँ और आपको आई थिंक समझ में आएगा। और कॉपी पेन साथ में रख के बैठो, चीजों को कुछ नोट्स भी करना है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके भी आप समझ सकते हो। वैसे मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूँ, ठीक है। यस। तो पीरियोडिक टेबल इज द greatest scientific डिस्कवरीज या अचीवमेंट, डिस्कवरीज या बच्चों अचीवमेंट, ठीक है। एज इट कंटेन्स वास्ट इंफॉर्मेशन about physical and chemical properties या behavior of all the elements in a single document, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बेटा यहाँ पे साइंटिस्ट जो हमारे थे उन लोगों ने एक सिंगल डॉक्यूमेंट डिजाइन किया, ठीक है, ए सिंगल डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर बेटा कंसोलिडेट किया, ठीक है। उस सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर कंसोलिडेट किया बहुत सारा डिफरेंट आपका नॉलेज, और वो नॉलेज बेटा किसी और का नहीं है, वो नॉलेज सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपके केमिस्ट्री का है। किसका है? केमिस्ट्री का। तो मैं सिंपल बोलूंगा कि पीरियड टेबल की एक अदर डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन को हम ध्यान से यहाँ फॉलो करेंगे, बाकी तो मैं आपको बेसिक बात बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक बच्चों यहाँ पे कि पीरियड टेबल इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट हम बोल सकते हैं डिस्कवरीज है, ठीक है। ग्रेटेस्ट आपके यहाँ पे जो अचीवमेंट्स हैं, या ग्रेटेस्ट आपकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, डिस्कवरीज हैं, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने करी है। एज इट कंटेंस वास्ट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। वो इन्फॉर्मेशन बच्चों प्रेजेंट है अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके बारे में है? जितने भी आपके सारे के सारे जो एलिमेंट्स अवेलेबल है हमारे सिलेबस में, उन सबके बारे में। और कहाँ बेटा प्रेजेंट है? इन सिंगल डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर रोज हैं, कॉलम्स हैं, और भी डिफरेंट आपकी चीजें देखने को मिलेंगी, क्लियर। और उस हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो सिंगल डॉक्यूमेंट है क्या? उस सिंगल डॉक्यूमेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिंगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर बेटा कंसोलिडेट किया गया है बहुत सारा नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज सारे के सारे एलिमेंट वहां पे आपके प्रेजेंट है। क्या सभी को समझ में आया? अब इस डिस्कवरीज के अंदर बच्चों बहुत सारे हमारे डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं, जहाँ पे हम जेनेसिस पढ़ सकते हैं, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा जो अर्लियर अटेम्प्ट थे, ठीक है, जो आपके अर्लियर अटेम्प्ट्स थे, उन अर्लियर अटेम्प्ट्स के अंदर, है ना, कौन कौन से साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले बेटा नाम आता है प्रोस्ट का। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोस्ट का नाम आता है। सेकेंड बात करते हैं बेटा लेबुइयर का नाम आता है, ठीक है, लेबुइयर का नाम आएगा। थर्ड बात करते हैं बेटा डिवोर्नियर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोबेर्नियर करके भी बोलते हैं, अलग अलग बोलने का तरीका है, ठीक है। इसको हम लोग डोबेर्नियर करके भी बोलते हैं, सभी के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आते हैं न्यूलैंड, यस न्यूलैंड भाई साहब, ठीक है, NEW, न्यूलैंड अंकल बोलो या भाई साहब, जो भी बोलो आपको अच्छा लगे, ठीक है। न्यूलैंड के बाद बच्चों आते हैं लॉथर मेयर, ठीक है, लॉथर मेयर। और लॉथर मेयर के बाद में एक सीरीज लिखा है, लॉथर मेयर के बाद बच्चों आते हैं मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव। और मेंडलीव के बाद बच्चों हम लोग जो पढ़ते हैं वो आते हैं बेटा हेनरी मूशले की, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म, और लिखो बेटा ब्रैकेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और बेटा यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आता है हेनरी मूशले, ठीक है, हेनरी मूशले, जिस टेबल को हम लोग आज स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एक बुक है, ठीक है, एक जो छोटी सी एक आपके यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स है,
उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कितने लोगों ने काम किया, कितने ग्रेट लोगों ने काम किया। उन ग्रेट लोगों में बेटा सबसे बड़ा होता है प्रोस्ट का, सेकंड इज लेवोशियर, डोबेर्नियर, न्यूलैंड, लॉथरमेयर, मेंडलीव एंड लास्ट बच्चों आते हैं कौन से, हेनरी मूसले, जिन्होंने बेटा बनाई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इतने लोगों ने मिला के, ऐसा बेटा नहीं है कि इतने लोगों ने ही काम किया था, ये बेटा सारे के सारे थे डायरेक्ट, जो डायरेक्ट, ये सारे के सारे बच्चे जो लोग थे साइंटिस्ट थे बेटा, डायरेक्ट उनका पार्टिसिपेशन था उस पर्टिकुलर यूनिक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसका फायदा ले सके, चीजों को आराम से समझ सके। अच्छा, बहुत से बड़ा साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने इनडायरेक्टली काम किया था, जैसे आपकी अगर मैं बात करें तो जो एटम की डिस्कवरीज के बारे में, डॉल्टन के बारे में बात करते हैं, तो डॉल्टन की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपकी प्रोस्ट ने उसको फॉलो किया था। प्रोस्ट ने बिल्कुल सही ढंग से आपके जो डॉल्टन्स हैं उनको, डॉल्टन्स की थ्योरी को स्टडी किया था, और स्टडी करने के बाद प्रोस्ट ने अपने हाइपोथेसिस क्रिएट करे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोस्ट के, लेबोर्नियर के, ठीक है, लेबोशियर के, डोबेर्नियर के, न्यूलैंड के, लॉथरमेयर के, मेंडलीव के और आपके हेनरी मूसले के, जब ये लोग डिस्कवरी कर रहे थे, जिस टाइम में, जिस खंड काल में डिस्कवरी कर रहे थे, उस टाइम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर डिस्कवरीज और हो रही थी। वो डिस्कवरीज बच्चों 18 और 19th सेंचुरी की बात है, 17th सेंचुरी की बात है, जहां पे डिस्कवरी चल रही थी। और वो डिस्कवरी आपने पढ़ा होगा बेटा, आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपनी थ्योरीज दे रहे थे उस समय, तो उन सारी थ्योरीज को कॉपी करके ये लोग अपनी एक नई थ्योरी डिजाइन कर रहे थे उन एलिमेंट्स की पोजीशन डिफाइन करने के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट पोजीशन देने के लिए, जिसमें अभी भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अभी भी सही नहीं है, जिसमें ये बेसिक एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन, जिसकी पोजीशन अभी भी बिल्कुल सही ढंग से क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको हाइड्रोजन में रखा गया है आपके हाइड्रोजन को बेटा एस ब्लॉक के अंदर, बिकॉज ऑफ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, तो इन सब साइंटिस्टों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट को बनाया जो है बेटा आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या सभी को समझ में आया? अब उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग पढ़ते क्या क्या है उस पर बात करते हैं, ध्यान देते हैं। तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग क्या कर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये बेटा प्रॉपर्टीज करते हैं स्टडी किसकी, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की एंड एफ ब्लॉक की। बिकॉज आपको ब्लॉक वगैरह तो नाम सुना होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में है क्या बच्चों, प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी बेटा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इन सबकी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं। और क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, वहां पे कुछ आपके टिपिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कुछ आपके यहाँ पे ब्रिजिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कुछ बेटा वहां पे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, यस, इन सब के बारे में मुझे स्टडी करना है। नेक्स्ट बेटा हम लोग वहां पे और क्या देखेंगे, हम लोग बात करेंगे पीरियड के बारे में, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड। ठीक है, तो पीरियड के बारे में जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे करते हैं, ठीक है, ब्लॉक के बारे में हम कैसे समझते हैं, और ग्रुप के बारे में भी हम लोग वहां पे समझेंगे। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, आपको वहां पे समझ में आसानी से आएगा कौन कौन सी बातें हैं। मतलब वो जो आपकी डॉक्यूमेंट है जिसमें पीरियोडिक टेबल डिफाइन की गई है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं जो अपन लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यस, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि वहां पे जो आयोपेक नोमेनक्लेचर है, आयोपेक नोमेनक्लेचर है, बिकॉज आपको पता है, देखो ध्यान दो, जैसे मान के चलो आपके गांव के अंदर बात करते हैं, आपके मोहल्ले की बात करते हैं, तो देखा बेटा वहां पे बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम सीताराम है, किसी का नाम कुछ और है, वट एवर डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको पता है। क्या सभी के नाम आपको पता होते हैं? भाई पूरे मोहल्ले के अंदर मान के चलो 100 लोग ले रहे हैं, 100%, ठीक है, उनकी अपनी फैमिलीज हैं, तो लिसन केयरफुली, क्या सभी के नाम आपको पता है? नहीं पता होंगे। आज समझ में आ रही है? क्या उन सभी के गाड़ियों के नंबर पता है? सबके पास गाड़ियां हैं, क्या गाड़ियों के नंबर पता है? क्या गाड़ी का कौन सा कंपनी है वो आपको पता है? नहीं पता ना। तो फिर क्या करते हैं अपन, अपन सिंपल सा लॉजिक वही फॉलो करते हैं कि सर एक टेबल बना लो, जिस बिल्डिंग की बात करें उसमें 100 लोग ले रहे हैं, बेटा उसमें टेबल बनाते हैं। अरे बनाते नहीं बनाते हैं, बस उस टेबल के अंदर भाई ये नाम इस आदमी का है, उस नाम की गाड़ी का नंबर ये है, और उस आदमी का नाम ये है, फर्स्ट नेम ये है, सेकंड नेम ये है, थर्ड नेम ये है, और उनके बच्चे ये हैं, उनके नेम ये हैं, वो इस क्लास में पढ़ते हैं, जो इंसान है वो क्या काम करते हैं वो भी वहां पे लिखा है, उनको ऑक्यूपेशन सब कुछ लिखा होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली हम लोग बेटा टेबल ही तो बनाते हैं किसी चीज को समझने के लिए, तो वही बेसिक सी टेबल है। इसको साइंस के तरीके से बिल्कुल मत सोचो, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मैक्सिमम बच्चे इसको साइंस के तरीके से सोचने बैठ जाते हैं पीरियोडिक टेबल को, और कंफ्यूज होते रहते हैं।
साइंस की तरह अपन को नहीं सोचना है, हमें बिल्कुल एक सिंपल जो हम डेली लाइफ के अंदर चीजों को फॉलो करते हैं बस उसी की तरह हमें सोचना है। हम हर रोज टेबल बनाते हैं कुछ ना कुछ किसी किसी चीजों के पीछे, वैसी टेबल पर हम लोग फोकस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो एलिमेंट का नाम है भाई, हमारी जो इंटरनेशनल यूनियन पेरोन अप्लाइड केमिस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो केमिस्ट्री के लिए है, तो बेटा वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हर किसी एलिमेंट की उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, उनका ऑकरेंस कैसा है, उनका नेचर कैसा है, उनका ट्रिवियल सिस्टम कैसा है, उसके बेस पे उनका नाम रखता है। जैसे हम लोगों का नाम है भाई, लड़का है तो लड़का नाम लड़के की तरह होगा, लड़की है तो उसका नाम लड़की की तरह रखा जाएगा, ऐसा हमारे कल्चर में होता है। तो उस तरीके की चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। लेकिन बियॉन्ड दी कल्चर भी चीजें चली गई हैं तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, वो तो चीजें बदलती रहती हैं समय के हिसाब से। अब देखो बच्चों, यस, तो आयोपिक नोमेनक्लेचर के बारे में भी हम लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। जो भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर आपके 100 से अधिक है या 100 से कम है, उन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पे करेंगे स्टडी। नेक्स्ट बच्चों क्या पढ़ना है अपन को? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी का मतलब बेटा सिंपल सा है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज बच्चों किसकी हैं? ये प्रॉपर्टीज आपकी हैं एलिमेंट्स की, जिनको आप रख रहे हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, उनका एसिडिक नेचर क्या है, उनका बेसिक नेचर क्या है, उनका एम्फोटेरिक बिहेवियर क्या है। ये सारी की सारी बातें बच्चों हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? इसी पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्या सभी को बात समझ में आई? यस अनिरुद्ध? यस, सभी के लिए यहां तक हुआ? यस। क्या क्या पढ़ना है पीरियोडिसिटी के अंदर? जेड इफेक्टो जिसको बोलते हैं इफेक्टो न्यूक्लियर चार्ज, और क्या पढ़ना है? एटॉमिक रेडियस पढ़नी है, साइज पढ़ना है, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़नी है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों लेते हैं हेडिंग हम लोग अर्लियर अटेम्प्ट। तो अर्लियर अटेम्प्ट में सबसे पहले नाम आता है बेटा, ठीक है, EARLIER। अर्लियर अटेम्प्ट की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों जो नाम आता है वो आता है बेटा आपके प्रोस्ट का, ठीक है, प्रोस्ट अंकल का, PROUST, प्रोस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस बेटा ये है सिर्फ और सिर्फ कि दिमाग में जो आया उसको उठा के चिपका दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक मैं चीज चीज यहाँ से ध्यान से पूछूंगा कि ये जो हाइपोथेसिस है ये एग्जैक्टली किस चीज के ऊपर बेस है? तो हाइपोथेसिस जो है प्रोस्ट की, वो सिंपल और सिंपल बेटा आपकी डिपेंड करती है आपके किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है बेटा? सिंपल डिपेंड करती है हाइड्रोजन के ऊपर। अब एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन पे डिपेंड कैसे करती है, उन्होंने क्या सोचा था? वैसे तो मैं आपकी बताऊं यहाँ पे जो आपकी सबसे अर्लियर अटेम्प्ट की बात करूं तो आपकी 18, हम लोग थोड़ा सा 18 सेंचुरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1800 यहाँ तक बच्चों आपके सिर्फ सिर्फ 31 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। इतने एलिमेंट बच्चों नॉन थे। उसके बाद लगभग बच्चों 65 ईयर्स, आफ्टर 65 ईयर्स, 65 साल बाद, ठीक है, यहाँ से 65 ईयर्स, 1865 के अंदर अगर बात करते हैं, वैसे ईयर आपको ध्यान नहीं रखनी है, मैं सिंपल आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 1865 में बेटा 63 से 65 एलिमेंट आपके और ज्यादा पता चल गए थे, मतलब यहाँ 31 थे, तो यहाँ से बेटा कन्वर्ट होके देखो आफ्टर 65 ईयर्स आपको देख रहे हो कि वो 31 से कन्वर्ट होके बेटा 63 और आपके 65 जो एलिमेंट थे वो आपके यहाँ पे नॉन हो गए थे। कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देन उसके बाद बेटा डिस्कवरी चलती रही, और हम लोग अभी मॉडर्न टाइम की बात करें तो 2016 के अंदर ये बेटा आपके 114 एलिमेंट्स आपके पूरी तरीके से डिस्कवर हो चुके थे। और अभी बेटा 2016 जून के बाद की बात है, ठीक है। लास्ट में पॉइंट लिख रहा हूं, आफ्टर जून 2016 टोटल बेटा जो एलिमेंट थे वो 118 एलिमेंट आपके डिस्कवर्ड हो चुके थे सही ढंग से। डिस्कवर्ड होने का मतलब ये नहीं कि उनकी नेचर उनको एलिमेंट को पहचान लो, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। उन एलिमेंट्स की कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज, कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंप्लीट साइंटिफिक रिसर्च होने के बाद उन एलिमेंट को हम रिसर्च पेपर के थ्रू हम पब्लिश कराते हैं, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने किसी की डिस्कवरी करी है, हमारे भारत में सिर्फ कुछ लोग एक्सेप्ट कर लें तो वो डिस्कवरी जो है कि नहीं बेटा, नहीं। वो जो डिस्कवरी जो भी आप करोगे उसको वर्ल्ड वाइड लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, तभी आपको वहां पे नोबेल प्राइज मिल सकता है, आपको डिस्कवरी जो है वो आपकी वर्ल्ड वाइड पब्लिश हो सकती है, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट मिल सकता है, आपकी वैल्यू हो सकती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो
एग्जैक्टली बेटा 118 जो एलिमेंट हैं ये पूरी तरीके से इनकी केमिकल, फिजिकल और सारी की सारी पीरियोडिसिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी डिस्कवर्ड हो चुकी थी, डिफाइन हो चुकी थी, और उनको हम लोग बेटा पूरी सही सही तरीके से स्टडी करते हैं। जो हमारी ये जो हम जो बात करते हैं बेटा अपनी एनसीईआरटी का सिलेबस के अंदर पीरियड टेबल के बारे में, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या सभी को बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस, बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? बेसिक पार्ट में बात कर रहा हूँ बेटा। यस, क्योंकि हर चीज को समझना जरूरी है। एक बार मुझे बताइए यहाँ तक बातें क्लियर हुई? तो अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट क्रॉस्ड हाइपोथेसिस की तरफ, क्योंकि उसको बताना है अभी। यस, बिल्कुल, थैंक यू स्टूडेंट्स। देखो, तो यहाँ से बच्चों हम लोग बात कर रहे थे प्रोस्ट भाई साहब की तरफ, है ना, तो उनको एक्सप्लेन पहले करना है सबसे पहले। ठीक है, PROUST, प्रोस्ट हाइपोथेसिस। तो प्रोस्ट हाइपोथेसिस ये एक्चुअली है क्या, इनका स्टेटमेंट क्या था? तो प्रोस्ट ने बच्चों सिंपली जो एलिमेंट्स को अरेंज किया, भाई उस समय एलिमेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं खास, कुछ एलिमेंट्स से कुछ इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं थी। ठीक है, जब तक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं होगी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप चीजों को अरेंज कैसे कर सकते हो, आप चीजों के ऊपर स्टडी कैसे कर सकते हो? तो बोलते हैं ना कि रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए, भाई टीचर भी होना चाहिए, उसके बाद उसके लेक्चर्स भी होने चाहिए, उनके यूट्यूब लेक्चर भी होने चाहिए, उनकी पीडीएफ फाइल भी होनी चाहिए। तो मल्टीपल रिसोर्सेस हैं, कुछ भी मैं कराता हूँ तो मल्टीपल रिसोर्सेस हैं, किसी न किसी रिसोर्स के कांटेक्ट में आ जाओगे तो चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, इसलिए उसको हम फॉलो करते हैं। तो बेटा उसमें कोई रिसोर्स अवेलेबल बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन्हीं एलिमेंट को पूरी कहानी चल रही थी। फर्स्ट ने बेटा क्या बोला, ये कहानी बेटा है 18वीं सेंचुरी की, लिसन केयरफुली। 18वीं सेंचुरी पे हम लोग बात कर रहे हैं जहां पे दुनिया में कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, तो 18वीं सेंचुरी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके लिमिटेड थे, कुछ फिक्स एलिमेंट थे, और जैसे जैसे 19वीं सेंचुरी स्टार्ट होती है तो वहां पे कुछ एलिमेंट्स के बारे में क्लासिफिकेशन स्टार्ट क्यों हुआ, बिकॉज एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी शुरू हुई, वहां पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, लेकिन जो आपके यहाँ पे प्रोस्ट थे उन्होंने सिंपल सा बोला कि भाई जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, बिकॉज प्रोस्ट का बिलीव बेटा था सन के साथ, ध्यान दो, प्रोस्ट का बिलीव था बेटा सन के साथ, और सन में क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन। ध्यान दो, सन में क्या प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोजन। और उस समय एटम्स की डिस्कवरीज हो चुकी थी, मैंने पहले बोला डाल्टन थ्योरी, प्लीज लिसन केयरफुली। जो बेटा एक थ्योरी आती है, इसको मैं आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, डाल्टन के बारे में। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी को बहुत सही से प्रोस्ट ने एक्सप्लेन किया है, उन्हें इसके ऊपर स्टडी करी है। तो डाल्टन थ्योरी का बेस बना के उन्होंने ये बोला कि जो भी एलिमेंट इस नेचर में प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट इस नेचर के अंदर प्रेजेंट है, इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं बच्चों हाइड्रोजन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? उस हाइड्रोजन से मिलके बना है, बिकॉज हाइड्रोजन की डिस्कवरी उसमें हो चुकी थी। ठीक है, और जो है जो सन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, वो आपको पता है फ्यूजन प्रोसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज होती है। ठीक है, वन हाइड्रोजन दूसरा बेटा, ऐसा कन्फ्यूरेशन क्या होता है, 1s1 होता है, ऐसा कन्फ्यूरेशन 1s1 होता है, 1s1 बेटा कंबाइन करेगा तो बनेगा हीलियम। ठीक है, जो होगा 1s2, तो हीलियम का जब फॉर्मेशन होगा हीलियम न्यूक्लियाई का, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सन से, और जो आपकी डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का कॉज भी है। अब ध्यान से सुनते हैं यहाँ पे, तो बेटा जो फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, तो उन्होंने बेटा बिल्कुल सन के साथ, बिकॉज उसमें आपको पता है कि जब 18वीं सेंचुरी 17वीं सेंचुरी के अंदर दुनिया का जो बिलीव था, लोगों का जो बिलीव था, वो देवताओं को लेकर बहुत बिलीव था। मेरी बात सुनो, वहां पे कोई साइंस को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। वहां पे जो भी चीजें प्रेजेंट थी भाई, जो मतलब आप बोलो कि साइंस की तो चीजें बाद में आ रही थी, उसके पहले जो भी था वो कहीं ना कहीं नेचर के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है उसको लेके उनकी बिलीव जो थी बहुत ज्यादा थी, मतलब देवी देवताओं को लेके बिलीव बहुत ज्यादा थी, है ना। या सूर्य देवता है, वायु देवता है, जल देवता है, आप समझ सकते हो, ये सारे के सारे देवता हैं, देवियां हैं। ठीक है, उनको लेके, क्योंकि वो हम लोगों को पालते हैं, हम लोगों को बड़ा करते हैं, एनिमल्स को, ह्यूमन लाइफ को, हर किसी को। ठीक है, यस, तो इसलिए उनको देवी देवता बोला गया। तो उनके साथ उनका बिलीव बहुत था, तो उन्होंने सिंपल बोला कि भाई मेरा जो बिलीव वो सन के साथ है, और सन के पास बच्चों उस समय डिस्कवरीज जिसमें डिफाइन हो चुकी थी हाइड्रोजन के बारे में, टोल्टन थ्योरी उसमें आ चुकी थी। उन्होंने बोला कि सन के पास जो प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन है, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, आपको मल्टीपल फॉर्म है हाइड्रोजन के। अगर जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो भी होगा, उस एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मास का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, वो आपका डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा, या उस एलिमेंट की प्रेजेंस को डिफाइन करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं सिंपल से बोलूं, सिंपल मल्टीपल्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन,
जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है नेचर के अंदर वो सिंपल आपकी मल्टीपल्स फॉर्म है, सिंपल मल्टीपल्स है बेटा किसके, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। जो भी एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का होगा उसका सिंपल आपका मल्टीपल फॉर्म होगा, उसको प्रोस्ट ने डिफाइन किया। सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है, सभी को समझ में यहाँ तक आ गया? यस। और ये बेटा जो थ्योरी जो है प्रोस्ट की हाइपोथेसिस, ये किस पे बेस्ड है, टॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेस्ड है, इसको भी ध्यान रखना, टॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि उसमें एटॉमिक वेट के बारे में ही सब कुछ काम चल रहा था। एटॉमिक बेस उस समय आपका डिफाइन हो चुका था, एटॉमिक वेट की जो डेवलपमेंट है, जो स्कीम्स है, उस समय आपकी डिफाइन हो चुकी है। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? प्रोस्ट हाइपोथेसिस क्लियर? इसके बाद बच्चों बात करते हैं सेकेंड साइंटिस्ट, सेकेंड बताते हैं डोबेर्नियर, ठीक है। नेक्स्ट इज डोबेर्नियर, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, उस पर जाने की इतनी जरूरत नहीं है। डोबेर्नियर्स थ्योरी, तो डोबेर्नियर्स थ्योरी का मतलब बेटा ये है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स उस समय प्रेजेंट थे, ठीक है, उन एलिमेंट्स को उन एलिमेंट्स को ट्रेड सिस्टम में, TRAID, ठीक है, या बहुत बार इसको TRIAD करके भी बोलते हैं, ट्रेड सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से भी स्पेलिंग आप देख लो एक बार, ठीक है। ट्रेड सिस्टम, ट्रेड का मतलब क्या होता है, तीन तीन एलिमेंट का सिस्टम, ठीक है, थ्री थ्री एलिमेंट्स का जो आपका सिस्टम है, एक साथ जो प्रेजेंस है उसको बोलते हैं ट्रेड। दो को होता है उसको हम पेयर्स बोलते हैं भाई, दो दो का है, डायट डाइट सिस्टम बोलते हैं, टू का पेयर्स है, थ्री का सिस्टम एक साथ है उसको हम ट्रायड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो डोबेरियर ने बेटा क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उस समय, उन एलिमेंट्स के अंदर थ्री थ्री एलिमेंट का सेट बनाया, थ्री थ्री एलिमेंट का सेट बनाया, और उस सेट के अंदर उन्होंने कुछ एक चीज देखी, और वो मजेदार चीज क्या थी, वो बच्चों को चाहिए ऐसा था, जैसे बेटा यहाँ पे लिखा है मैंने ABC, हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। उन्होंने तीन एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज किया, जो भी एलिमेंट उस समय प्रेजेंट थे, नॉन एलिमेंट थे, उन्हें क्या देखा कि अगर बच्चों फर्स्ट A और यहाँ पे थर्ड आपका C, तो A और C को ऐड किया, उसका निकाला मीन वैल्यू, उसका निकाला एवरेज, तो एवरेज बेटा कैसे निकाला, A+C डिवाइड बाई 2 करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दो ही तो एलिमेंट है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की जो मीन एवरेज वैल्यू निकाली, वो वैल्यू बच्चों क्या थी, जो एटॉमिक मास, यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर के बारे में बात यहाँ पे नहीं हुई है, सिर्फ एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो बहुत बाद में आता है, अभी सब एटॉमिक मास के बेस पे अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एटॉमिक मास या जो आपकी यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही थी, वो वैल्यू बच्चों बहुत क्लोज, अप्रोक्सीमेटली क्लोज और सिमिलर वैल्यू निकल के आ रही थी बेटा, जो आपका मीडियम, जो आपके मिडिल में, जो आपके सेंटर में, भाई ये ए और सी, बीच में आपका बी होगा, तो बी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था, बी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था, वो बेटा यहाँ से क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, किसके साथ मैच कर रहा था, जब उन्होंने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को उठाया, उसकी मीन वैल्यू निकाली, उसकी एवरेज वैल्यू निकाली एटॉमिक मास की, और जो रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट बच्चों आपका जो सेंटर पे एलिमेंट है, जो आपका बीच वाला एलिमेंट है, जो सेकंड वाला एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल निकल के आया। ये किसने बच्चों बताया, डुबेर ने। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। ये कब की बात है बेटा, 1829 की, 1829 की हम लोग बात कर रहे हैं। 1829 के अंदर डोबेरियर ने ये कुछ बेसिक सा एक्सप्लेनेशन दिया। क्या सभी को यहाँ पे क्लियर हुआ डोबेरियर के बारे में? यस बच्चों, कोई डाउट है यहाँ पे? यस, क्लियर होगा सभी को? ओके। अब एक बात और बहुत मजेदार यहाँ पे ये है, हाँ एक बार और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना कि भाई ये जो थ्योरी चल रही थी, उसमें जो पहली थ्योरी हमारी आई थी, उस थ्योरी के अंदर ड्रॉबैक्स क्या थे? भाई जो पहली थ्योरी अपन लोग जो पढ़ते हैं, प्रोस्ट हाइपोथेसिस, प्रोस्ट के पहले भी आते हैं, लेवोशियर भी आते हैं। लेवोशियर के बारे में हमारे सिलेबस में ज्यादा कुछ है नहीं, उस पर मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। ये बात आप समझ लो। अगर आपको जैसे कहीं कहीं डिफरेंट बुक्स में आपको मिल सकता है इस तरीके से कि पहले आपके लेवोशियर के बारे में लिखा हो, तो लेवोशियर का कुछ भी नहीं है। लेवोशियर ने सिर्फ, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, लेवोशियर ने सिर्फ इतना किया था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया था बेटा, उनके कौन कौन से पैटर्न के बेस पे, उनके मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी की बेस पे लेवोशियर ने एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको अरेंज किया था। वैसे क्लासिफिकेशन ज्यादा आते नहीं है एग्जाम के अंदर, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री आपको जानना जरूरी है, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इस टेबल के पीछे। तो लेवोशियर ने सिर्फ ये किया था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके मेटल्स
और नॉन मेटल्स प्रॉपर्टी के बेस पे। उन्होंने मेटल्स किसको बोला, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे वो आपके मेटल्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके नॉन मेटल्स होंगे। लेकिन मेटलॉइड के बारे में उन्होंने लेवोशियर ने कुछ भी नहीं बताया था, ये बात समझो। लेवोशियर ने मेटलॉइड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन उस समय थी ही नहीं कुछ ज्यादा। समझ में आ गया? लेवोशियर इज क्लियर, सिंपल सा स्टेटमेंट है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, है ना, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे वो आपके नॉन मेटल्स, वो लेवोशियर हो गया। फ्रॉस्ट मैंने आपको बता दिया, फ्रॉस्ट का मतलब बेटा समझ में आया क्या? फ्रॉस्ट का मतलब कि जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है नेचर के अंदर बेटा वो किससे मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हैं। सिंपल सा पॉइंट ये था, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला था कि जो भी एलिमेंट इस नेचर में प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट होगा वो आपका मल्टीपल फॉर्म होगा, किसका, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इनटू एन, स्मॉल एन लिख लो या कैपिटल एन लिख लो, उसका मतलब है कि 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर, जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 कुछ नंबर्स, उनका मल्टीपल फॉर्म करोगे तो एक वैल्यू आपको निकल के आएगी। वो वैल्यू बच्चों क्या होगी, किसी न किसी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। लेकिन होल नंबर के साथ बात करी थी इन्होंने। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रोस्ट के अंदर में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट और डिस्को, जैसे क्लोरीन, उसका 35.5 होता है, तो बेटा हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 के साथ तो 35 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 36 का होगा, तो 35.5 तो आया ही नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे ये थ्योरी हो जाती है फेल। तो प्रोस्ट की जो थ्योरी फेल बिकॉज क्यों हुई, उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि होल नंबर एटॉमिक मास की जो कॉन्सेप्ट था वो वहां पे फेल हो जाता है इन केस ऑफ क्लोरीन, जिसकी वजह से ये आपकी प्रोस्ट भाई साहब की थ्योरी फेल होती है। और नए बेटा साइंटिस्ट नाम है डोबेर्नियर। क्या तीनों बातें समझ में आपको आई? सबसे पहले बेटा लेवोशियर, सेकेंड पॉइंट आपका प्रोस्ट, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, थर्ड पॉइंट है डोबेर्नियर। डोमेन का बेटा ट्रेड सिस्टम था, ट्रेड का तीन तीन एलिमेंट का सेट था, जिसमें क्या हो रहा था कि बेटा जिसमें आपका जो बीच वाला एलिमेंट था, लिसन केयरफुली, जो बीच वाला एलिमेंट था, ट्रेड के अंदर 3 का सिस्टम होता है, जो बीच वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक वेट था वो आपका एग्जैक्टली क्या था, वो मीन वैल्यू थी फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट्स के। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की जो मीन वैल्यू निकल के आएगी वही जो मीन या जो एवरेज वैल्यू है वो बी के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करी थी, ठीक है। ये था बेटा डोमेन्स का बेसिक ट्रेड। यहाँ तक समझ में आया? सभी क्लियर हो गया डोमेयर तक? यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 एलिमेंट आपके हैं, तो आपका यहाँ पे बेसिकली जो W2 होगा, जैसे नंबर है आपका 1 2 3, मैंने ABC करके भी समझा है, ऐसे भी समझ रहे हो, है ना। तो W2 जो होगा वो W1 प्लस W3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यस, ये था आपका डोमेयर्स के ट्रेड का एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है? मैं सारी थ्योरीज आपको बताऊंगा, है ना। सिलेबस में मेरे इतना है नहीं, फ्रॉस्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं और डेप्थ में आपको समझा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें आपके आइसोटोपिक फेज भी होते हैं, जिसमें उन्होंने सिंपल ये भी बोला था फ्रॉस्ट ने कि जो आपका कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है या कोई भी एलिमेंट जो एग्रीगेट फॉर्म है वो हाइड्रोजन की ही है, वो हाइड्रोजन से मिलकर बना है या फिर हाइड्रोजन के आइसोटॉप से मिलकर बना है, ये भी बात है। लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, बताने को मैं आपको बहुत कुछ बता दूं, ठीक है। प्रोस्ट में ही आपके बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उस पर जाने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर बुक्स उठा के देखोगे तो प्रोस्ट में बहुत लंबी लंबी किताबें भरी हुई हैं, ठीक है, प्रोस्ट के ऊपर, तो उस पर नहीं जाना है। उन्होंने ये भी बोला था कि हाइड्रोजन से, हमारी बुक्स में सिर्फ हाइड्रोजन तक है, उन्होंने ये भी बोला था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से जो आपके आइसोटॉप्स होते हैं उन आइसोटॉप से भी मिलकर बने हैं सारे के सारे एलिमेंट। इस एग्जाम्पल देता है बेटा ऐसे 1H1 एक रिएक्शन आपको आती है यहाँ पे, और सेकंड आपका है 1H3, इन दोनों को कंबाइन किया तो यहाँ से आपका फॉर्म हुआ था लिथियम 3, और यहाँ से आपका इसका लिथियम की बात करो तो 7, ठीक है 7। अब बोलोगे सर 7 कहाँ से आया, तो 7 बेटा आपका देखो ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, जो ऊपर ना 7 आपका एटॉमिक मास होता है, और 3 जो है वो आपका यहाँ से एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ये बीच में आपका सिंबॉलिक टर्म है, ये आपका सिंबल है एलिमेंट्स का, ठीक है। तो 7 कहाँ से आया, 314 होता है, यहाँ पे इसके 2 मोल्स, ध्यान दो इसके 2 मोल्स। तो जो आपका यहाँ पे ट्रिटियम है ये आइसोटोपिक फॉर्म है, ठीक है, हाइड्रोजन का, तो आपका यहाँ पे 1H3 प्लस 1H3 दोनों को कंबाइन करोगे तो कितना आपको दिखेगा 2, जो भी अब नया एलिमेंट कौन जनरेट होगा, अब यहाँ देखना पड़ेगा भाई 3 और 3 मिला के 6 होता है, 6 का मतलब जो एटॉमिक नंबर 6 वाला एलिमेंट हो वो आपका डिफाइन होगा। 6 पे कौन आता है, हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आएगा, हीलियम, नेक्स्ट लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कुछ इस तरीके से आएंगे। तो जो 6 वाला एलिमेंट होगा 6 एटॉमिक मास वाला वो यहाँ डिफाइन किया जाएगा, उसमें से आपको मैनेजमेंट को, और इट इज प्रोटियम, ये भी आइसोटोपिक फॉर्म है, इसको जोड़ देंगे तो आपको लिथियम मिलेगा।
तो ऐसा भी उनका मानना था। ये भी एक रिएक्शन दे रखी है, अगर आप विकिपीडिया वगैरह का सर्च करते हो, कोई अच्छी बुक्स देखते हो, तो वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी, ये रिएक्शन भी मिलती है। फिर आइसोटोपिक फॉर्म को भी अरेंज अगर करते हैं, उनको हम जोड़ते हैं, उनको एग्रीगेट करते हैं, तो वहां से एक नए एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको डिफाइन होता है, ऐसा प्रोस्ट का मानना था। ठीक है, चलो मैंने बहुत कुछ बता दिया, अब इससे एक्स्ट्रा जानने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डोमिनेट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रोस्ट का सबको समझ में आ गया क्यों फेल हुआ, बिकॉज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की वजह से। लाइक क्लोरीन, लेवोसियर की बात करें तो लेवोसियर इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया। बच्चों बताओ जरा फेल क्यों हुई। मेटलॉइड के बारे में पता नहीं था, कॉइनेज मेटल्स के बारे में पता नहीं था, कॉइनेज मेटल से सिक्के बनते हैं, कॉइनेज मेटल्स के बारे में पता नहीं था, मेटलॉइड्स के बारे में पता नहीं था सही से, इसलिए वो थ्योरी यहाँ पे फेल होती है लेवोसियर की। डोबेनियर्स में, तो डोबेनियर्स ने बेटा एलिमेंट्स को अरेंज किया ट्रेड सिस्टम के, इसमें तीन तीन एलिमेंट्स का सेट बनाया था, और एवरेज वैल्यू थी आपकी, जो बीच वाला एलिमेंट है उसकी एवरेज वैल्यू क्या थी, तो हम उसका जो एटॉमिक मास था वो एवरेज वैल्यू थी बेटा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की, उनकी एवरेज और मीन वैल्यू। ठीक है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे बच्चों लिथियम के साथ लिया सोडियम, फिर लिया पोटेशियम। तो लिथियम का बच्चों मास था आपका 7 एटॉमिक मास, पोटेशियम का था 39। तो इन दोनों को ऐड तो करो, क्या सोडियम का निकल के आता है अप्रोक्स वैल्यू, बिल्कुल चेक करेंगे। 7 + 39 डिवाइड बाई 2, चेक कर लो बेटा कितना आएगा, 7 और 9 7 9 कितने होंगे 46, 46 डिवाइड बाई 2 मतलब 23। तो 23 आपको बिल्कुल मैच करता है सोडियम का एटॉमिक मास। दिस इज ट्रेड सिस्टम। प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रेड सिस्टम पूछे गए हैं, गिवन ऑप्शन बताओ कि डोबेनियल का ट्रेड कौन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है लिथियम सोडियम पोटेशियम। सेकंड बच्चों कुछ फिक्स थे, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड। सेकंड था कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम एंड आपका बेरियम। थोड़ा कैल्शियम का होता है आपका कितना भाई 40, एटॉमिक नंबर का ट्वाइस होता है लगभग। ठीक है, यस, इवन के साथ, ऑड के साथ +1 करते हैं। स्क्रॉन्शियम की बात करते हैं नहीं पता। बेरियम का बच्चों था आपका लगभग 137। तो जब दोनों को ऐड करो और मीन वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 40 + 137 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहां से हो जाएगा ये आपका 771 डिवाइड बाई आपका 2, और 2 से अपन इसे कैंसिल करेंगे तो बेटा आपकी 88 के अराउंड 88.5 समथिंग, आप चेक करो 88.5 समथिंग वैल्यू निकल के आएगी। और एग्जैक्टली स्कोरिशियम का जो एटॉमिक मास बेटा 88 के अराउंड होता है। ठीक है, देख सकते हो नियर अबाउट वैल्यू निकल के आ रही है। तो डेफिनेटली ये जो तीनों एलिमेंट का जो सिस्टम है ये आपके बिल्कुल डोबेनियल के ट्रेड को फॉलो कर रहा है। क्या समझ में आया सभी को, यस रोहित। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आता है कल इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। ये भी सिस्टम है, थर्ड सिस्टम आता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। चेक करो बेटा, क्लोरीन क्लोरीन कितना होता है 35.5 अप्रोक्स वैल्यू है, आयोडीन का बेटा पॉपुलर है 127। तो दोनों को ऐड तो करो कितनी वैल्यू निकल के आती है, तो 35.5 + 127 डिवाइड बाई हम 2 करते हैं, तो यहां से वैल्यू निकल के आती है कितनी बेटा, जरा ऐड करो इसको और 2 से डिवाइड करो, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 लास्ट में लिख लो। ठीक है, 75, ये 12 हो जाएगा 2, और ये 5 और आपका 6 है ना, ये वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाई 2, और 2 से जरा ऐसे कैंसिल तो करो, ये 8 टाइम्स आएगा तो 81.25 समथिंग आएगी। चेक कर लो 81.25 समथिंग। लेकिन ये जो वैल्यू होती है बच्चों ब्रोमीन की, ये होती है 81 एटॉमिक मास, 80 ग्राउंड होता है, 81 या 80.5 भी लिखते हैं बहुत बार, अगर बुक्स में लिखा है, लेकिन आप इसे 80 लेके सॉल्व करो। ठीक है, तो ये भी आप चेक कर लो कि भाई 80 और 81.25 में बहुत खास डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज आल्सो द ट्रेड सिस्टम ऑफ डोबेनियर। सभी को मेरी बात समझ में आई है, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। कुछ और भी ट्रेड सिस्टम है जिसपे हम लोग बात करेंगे अभी। यस, यहाँ तक क्लियर हुआ, बताइए जरा, तीनों ट्रेड सिस्टम क्लियर हुआ। इसको याद कैसे करना है, अच्छा इसको याद कैसे करना है, चलो वो बता देता हूँ। देखो यार, इसको याद करने का सिंपल सा लॉजिक है, ये तीनों सिस्टम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस है ना, ये तीनों आपके, ये तीनों रेजिमेंट आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद कैसे करना है, फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो इसको बेटा ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान दो, मैं ऊपर लिखता हूँ इसका न्यूमेरिक्स है ना इजी तरीके से। लीना की, लीना अलग वर्ड है, की कस्बा, लीना के कस्बा, कस्बा मतलब गांव समझते हो ना, घर वगैरह। लीना के कस्बा में सीबीआई है ना, सीबीआई समझते हो, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल की, सीबीआई का छापा, छापा समझते हो भाई, उसने रेड डाली हुई है। बिल्कुल, जैसे ऐसे याद कर लो आप। देखो मैंने बोला है लीना के, तो देखो दिस इज लीना और दिस इज के,
भाई नीट वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, मैंने आपको बता रहा हूँ, ये नई नई चीज है, ठीक है। लीना के हो गया, लीना के बिल्कुल आसान। अरे लीना की समझ में आ गया भाई, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक साथ। फिर आया कस्बा, कस्बा से आप समझो तो कस से बा, है ना, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, कस्बा हो गया। लास्ट में गया CBI, आप CBI देख लो, ये रहा CBI, है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्या सभी को याद हुआ भाई? से तारीख को बता दो यार, क्या समझ में आ गया? तीनों तो याद हो एक साथ में, लीना के कस्बा, तीनों तो समझ में आ गए, बता जल्दी से। मैं यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया आपको, एटलीस्ट आपको ये तीनों ध्यान रखने को, इन तीनों पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। लीना के, कस्बा, में, CBI, और CBI को बेटा लास्ट में छापा। छापा कौन समझते हो कि भाई घर में कुछ ऐसा मेटेरियल था जिसको पकड़ने के लिए CBI घर में आई, ठीक है। सिंपल सा स्टेटमेंट है। हो गया क्लियर? सभी को समझ में आ गया? यस, वेरी इजी, वेरी इजी, बस याद हो गया, देखो अभी फटाफट से याद हो गया, ठीक है। ओके ओके ओके, बिल्कुल। एक बार यस, सभी को क्लियर हुआ? कोई यहाँ तक डाउट किसी बच्चे को नहीं है? इन तीनों को याद तो रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे कुछ एलिमेंट्स और आते हैं, उनको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के बेस पे आपको बता देता हूँ। जैसे बच्चों, बेरिलियम, इसके साथ आता है मैग्नीशियम, ठीक है, बीटा मांगक का, यस, ये तीनों भी आते हैं, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। जरा निकालो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, ठीक है। वैसे अभी आप ध्यान दो तो इसका कितना होता है 4, भाई कैल्शियम कितना होता है, पॉपुलर है 40। क्या बीच वाले का बेटा आपका इन दोनों की एवरेज निकालना, फर्स्ट थर्ड का नियर अबाउट आएगा? तो चेक करो जल्दी से, कितना होगा, 4 + 40 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये हो गया 44 डिवाइड बाई 2, कैंसिल कर दो जरा, तो 22 आता है। और मैग्नीशियम वाला 24 होता है, कितना होता है, 24 होता है, बिल्कुल बहुत क्लोज वैल्यू है। तो दिस इज ऑल्सो ए ट्रेड सिस्टम। लेकिन वो तीनों वाले स्टार्टिंग वाले इजी हैं, तीनों वाले वो क्वेश्चंस आते ही हैं, उन तीनों पे क्वेश्चंस आता है, आपको याद रहेगा बहुत आराम से, ठीक है। लीना के कस्बा में CBI का छापा, सिंपल सा है, ठीक है, याद रहेगा। वो तीनों तो ध्यान रखने हैं। उसके अलावा कुछ और हैं, जैसे आपको एक ये सिस्टम हो गया, ये एक्शन नॉलेज के लिए है। फॉस्फोरस अगर याद नहीं भी रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इन तीनों के अरेंजमेंट रेट को फॉलो करता है। नेक्स्ट बेटा आपका सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेरिलियम हो गया, ये भी फॉलो करता है। कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिसमें हम बात करते हैं कि उनका एटॉमिक मास नियर अबाउट सेम आता है। डी ब्लॉक वाले भी एलिमेंट हैं जिसमें आयरन आता है, कोबाल्ट आता है। ये बेटा प्लीज एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, इनको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं पहले लिखाई थी वो तीन, वो उनको तीनों को ध्यान रखना है ना। रुथेनियम आता है, ओहेनियम आता है, पैलेडियम आता है, इन तीनों का अरेंजमेंट रेट सिस्टम है, नियर अबाउट सेम वैल्यू आती है। ऑस्मियम आपका है, रोडियम है आपका, प्लेटिनम है, इनका भी ट्रेड सिस्टम रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बताने को मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया है जो भी थे, लेकिन बाकी आपको प्लीज ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट याद रहेगा। लीना के कस्बा में CBI का छापा, सब कुछ क्लियर, बिल्कुल परफेक्ट। इसके बाद बच्चों आदम के डीमेरिट। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ पे आएगा आपका डीमेरिट, और हमारा ये सेक्शन खत्म होता है। इसके बाद बस डीमेरिट बचा, उसको समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है। डीमेरिट के बच्चों बात करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फिनिश होने वाले सर। यस, जैसे बेटा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अगर इन तीनों करोगे अरेंज तो यहाँ पे इनका जो जो इनका ट्रेड सिस्टम फॉलो नहीं होता है। क्यों? फ्लोरीन का बेटा कितना होता है 18 एटॉमिक मास, क्लोरीन का आता है 35.5, अब एवरेज निकालना। ब्रोमीन का बेटा होता है 80 ग्राउंड, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं होता, ये फॉलो नहीं होता। तो हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका ट्रेड सिस्टम बनाने के बाद वो फॉलो नहीं होते हैं। दूसरा, क्या सभी को समझ में आया? क्लियर? ओके। और यहाँ पे इनका डिमेरिट ये भी बनता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए बेटा वो ग्रुप के साथ अरेंज किए गए, और टेबल में अरेंज नहीं, सिर्फ ग्रुप के साथ अरेंज किए गए। ये दो इनके डिमेरिट्स हैं। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। कल बच्चों जब मुलाकात होगी तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोएंट ऑक्टेव की तरफ, ठीक है। यस, आई थिंक रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है मेरी।